जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आप सभी के लिए बड़ी खबरें, बिग ब्रेकिंग अपडेट्स दोस्तों लेकर हाजिर हैं इस वीडियो में, जहां पर बात करेंगे उन बड़ी खबरों की जो खबरें आप तक नहीं पहुंचाता है गोदी मीडिया, ना ही टीवी पर दिखाई जाती हैं। इसीलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो में लगातार बने रहिए और आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो आगे एक लाइक भी कीजिएगा। दोस्तों पहली अपडेट से शुरुआत करते हैं। दोस्तों गृह मंत्री को लेकर बड़ी खबर आ रही है। इस समय की बिग ब्रेकिंग अपडेट में आपको बताते चले, गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ महिला ने दी गवाही, 29 मार्च को होगी बहस। दोस्तों गृह मंत्री शाह के खिलाफ दायर मुकदमे में महिला ने गवाही दी। एमपी एमएलए कोर्ट की विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने गवाही पूरी होने के बाद बहस के लिए 29 मार्च की तारीख नियत की है। दोस्तों धम्मोर थाने के बनेकपुर सरैया गांव के सामाजिक कार्यकर्ता राम खिलावन ने गृह मंत्री के खिलाफ बीते दिनों कोर्ट में मुकदमा दायर कराया था। आरोप लगाया था कि शाह ने 17 दिसंबर 2024 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इससे उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। और दोस्तों आपको बताते चले, गृह मंत्री के खिलाफ यहाँ पे गवाही भी दी गई एक महिला द्वारा। अब यहाँ पर कोर्ट ने बहस के लिए 29 मार्च की तिथि तय की है। ये यहाँ पर अमित शाह को लेकर बड़ी अपडेट आई। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून पर सुनवाई 16 अप्रैल तक स्थगित की। सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति संबंधित नए कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई 16 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी। आज सुनवाई के दौरान यहां पर समय की कमी के कारण विस्तार से चर्चा संभव नहीं हो सकी। दोस्तों अब इस याचिका पर आगे 16 अप्रैल को सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने मांग की कि मामले की सुनवाई ऐसी तारीख पर की जाए जब इसके लिए 2 से 3 घंटे का समय आवंटित हो। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति कयोशा ने मामले के महत्व को समझते हुए अगली तारीख 16 अप्रैल तय कर दी। यह मामला 2023 में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से जुड़ा है जिसमें कोर्ट ने आदेश दिया था चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति में पीएम, भारत के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता को शामिल किया जाएगा। लेकिन सरकार ने कानून बनाकर इस समिति से सीजीआई के स्थान पर पीएम द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री को शामिल किया, जिसे याचिकाकर्ताओं ने अदालत में चुनौती दे रखी है। चुनाव आते ही विपक्ष को ईडी का बुलावा भेजने वाले नरेंद्र मोदी ने ईडी को बीजेपी का यहां पर सहयोगी बनाकर रख दिया। दोस्तों यहां पर कांग्रेस की प्रवक्ता और नेता सुप्रिया सिंह ने हमलावर दिखी और लिखा, ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को धमकाने के लिए किया जा रहा। यह बात हमेशा से हम कहते रहे हैं कि अब मोदी सरकार खुद ही आंकड़ों के साथ मान रही। सदन में दी जानकारी के मुताबिक 2015 से अब तक 193 सांसदों, विधायकों और नेताओं के खिलाफ ईडी ने मामले दर्ज किए, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 के खिलाफ आरोप तय हो पाए। दोस्तों देख सकते हैं लोगों को प्रताड़ित किया गया, घंटों पूछताछ में बर्बाद किए गए। कांग्रेस नेता सुप्रिया सिंह ने लिखा कि डराने का हर संभव प्रयास किया गया, स्वास्थ्य और उम्र का भी लिहाज नहीं रखा गया। और यह तो सिर्फ ईडी की बात हो रही, इससे भी ज्यादा दुरुपयोग अपनी सस्ती बदले की राजनीति के लिए मोदी सरकार ने सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी एजेंसी का भी यहाँ पे दुरुपयोग किया है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर ये सरकारी आंकड़ों ने पोल खोल दी है मोदी सरकार की। आप लोगों की क्या कुछ राय खबर पर जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक भी दोस्तों जरूर कीजिएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर जो कि बिहार से निकल के आ रही है, बिहार से अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, जनसंख्या के आधार पर मिले आरक्षण पूरे देश में लागू हो, तेलंगाना मॉडल, मुकेश सहनी की बड़ी मांग। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक बिहार के पूर्व मंत्री रहे मुकेश सहनी ने अब वंचितों और पिछड़ों को उनका हक दिलाने के लिए तेलंगाना की कांग्रेस सरकार के 22% आरक्षण के फैसले पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने मांग करते हुए बड़ी बात कही कि पार्टी देश भर में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की मांग कर रही और कहा कि तेलंगाना के आरक्षण मॉडल को हर राज्य में लागू होना चाहिए। उन्होंने बिहार प्रदेश के लोगों से वादा किया कि बिहार में हमारी सरकार बनते ही हम भी वंचितों और पिछड़ों को उनका हक, न्याय और आरक्षण दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सहनी ने कहा कि बिहार में भी महागठबंधन की सरकार जब सत्ता में थी तब भी जाति आधारित गणना करवाकर आरक्षण का दायरा बढ़ाने का काम किया, लेकिन आरक्षण विरोधी भाजपा की केंद्र सरकार ने
इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में नहीं डाला, इस कारण यह कोर्ट में उलझ गया। दोस्तों यहाँ पर ये ताजा अपडेट आई है। इसी के साथ आप लोगों को अगली बड़ी खबर बताते चलें। मोदी तो नहीं गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 6 जज जरूर जा रहे हैं। 22 मार्च को मणिपुर करेंगे दौरा, लेंगे स्थिति का जायजा। जी हाँ, मणिपुर में दोस्तों हिंसा से प्रभावित लोगों के लिए कानूनी और मानवीय सहायता को मजबूत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अब 6 जज 22 मार्च को राज्य के राहत शिविरों का दौरा करेंगे। दोस्तों आपको बताते चलें, यह कदम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के मिशन के तहत उठाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य प्रभावित समुदायों को न्याय और सहायता प्रदान करने का है। 3 मई 2023 को मणिपुर में शुरू हुई सांप्रदायिक हिंसा के लगभग 2 साल बाद भी स्थिति सामान्य नहीं हुई। दोस्तों अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी कमान अपने हाथ में ली है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है, लेकिन फिर भी स्थिति कंट्रोल में नहीं है। इसी दौरे के दौरान जस्टिस वी.आर. गवाई मणिपुर के सभी जिलों में कानूनी सेवा शिविरों और चिकित्सा शिविरों का वर्चुअल उद्घाटन भी करेंगे। दोस्तों जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस एम सुंदरेश, के.वी. विश्वनाथन, एन कोटेश्वर सिंह यहाँ पे इस सदस्यों में शामिल है। दोस्तों 6 सदस्यीय टीम में। इसी के साथ अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। चुनाव पर चुनाव हार रही कांग्रेस अब एक्शन मूड में। जी हां, 700 जिला अध्यक्षों को दिल्ली बुलाया गया। गुजरात पर कांग्रेस का है मुख्य फोकस। एक के बाद एक कई चुनाव हारने वाली कांग्रेस पार्टी अब अपने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए प्रयासरत है। दोस्तों अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अपनी जिला कांग्रेस कमेटियों को संगठन का केंद्र बिंदु बनाने की दिशा में कदम उठाया है। इसके तहत एआईसीसी देश भर के लगभग 700 जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों की एक 3 दिवसीय बैठक का आयोजन कर रही है। यह बैठक 27-28 मार्च और 3 अप्रैल को दिल्ली में बुलाई गई है, जो कि 3 बैचों में संपन्न होगी। इस बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है वह है नए संगठनात्मक रूपरेखा को लागू करना, जिससे जमीनी स्तर पर कांग्रेस पार्टी की मशीनरी को मजबूत किया जा सके। दोस्तों खास तौर से फोकस गुजरात पर रहने वाला है। 2027 गुजरात विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस अभी से कमर कस चुकी है। जेडीयू के 5 बड़े नेताओं ने थामा आरजेडी का दामन। जी हां दोस्तों, नाराजगी जेडीयू में बढ़ती जा रही है। इन दिनों बिहार में राजनीतिक चर्चा जोरों पर है। दोस्तों खास तौर से सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर। इसी चर्चा के बीच जेडीयू के नेता नाराजगी भी देखने को मिल रही है और पार्टी छोड़कर वह खिसकने लगे हैं। साथ ही दोस्तों आपको बताते चलें, यहाँ पर आरजेडी दिन पर दिन मजबूत होती जा रही है। बीजेपी के कई यहाँ पर स्थानीय बड़े नेता, जिनमें दोस्तों कटिहार के रहने वाले कई नेता हैं, और दोस्तों यहाँ पर मुगल सराय और पटना से भी बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने अपना पाला बदलने की पहल कर दी है और बागी तेवर अपना लिए हैं। दोस्तों यह नेता ज़्यादातर जेडीयू पार्टी के हैं और कुछ नेता यहाँ पर दोस्तों बीजेपी पार्टी से भी संबंधित हैं, जो कि अब पाला बदलने के लिए एकदम से तैयार हैं। स्पष्ट है बिहार में महागठबंधन की लहर चल रही है, जिसका इन नेताओं ने भांप लिया है। दोस्तों इसीलिए यहाँ पार्टी बदल रहे हैं। ये थी इस समय की बड़ी खबरें। वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा जरूर लिखकर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।